Experience the care of Narayana Health. Sa Sani dhani sani dhani sani dhani sa Sani dhani sani dhani sani dhani sa. हेलो दोस्तों, वेलकम टू नारायणा हेल्थ्स इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ एपिसोड नंबर 10। जैसा कि आपको पता है, हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया वेलनेस और प्रिवेंशन की तरफ, और आप लोगों ने इन सब एपिसोड्स को देखा। हमें आशा है कि इनसे आपकी जो नॉर्मल नॉलेज है ये काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि हम जनरल पब्लिक के नॉर्मल क्वेश्चंस आंसर करवाते हैं कुछ हमारे डॉक्टर से। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके जो स्पेशलिस्ट हैं वो हमारे साथ हैं, डॉक्टर तारिक मातिन, जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट और क्लिनिकल लीड हैं इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी के। इनसे आज बातें होंगी। डॉक्टर तारिक, वेलकम टू लेट्स टॉक हेल्थ। और इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम शुरू करें, अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज़। पहले तो कमांडर वाली का धन्यवाद। इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो अपकमिंग फील्ड है और एक काफ़ी लेटेस्ट एडिशन टू दी न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट है। अगर बड़ी आसान से भाषा में हम बताने की कोशिश करें तो हम स्ट्रोक को डील करते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है वन ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर फॉर द इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी है, और काफ़ी लोगों की दिलचस्पी इस ट्रेनिंग सेंटर इस सेंटर पे है ट्रेनिंग के लिए। इस स्पेशलिटी में न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी और रेडियोलॉजी तीनों स्पेशलिटी से लोग ट्रेन होते हैं। जैसे डॉक्टर तारिक ने कहा, जो पूरे नॉर्थ रीजन में इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी प्रोग्राम को चलाते हैं, तो ये स्ट्रोक से डील करते हैं और उनसे रिलेटेड आज हम बातें करेंगे, ताकि आप सबको ये जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा जानकारी मिल सके। सो डॉक्टर तारिक, पहले तो ये बताइए कि स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है माने, और क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जब किसी को स्ट्रोक होता है? तो स्ट्रोक मीन्स ब्रेन अटैक। स्ट्रोक इज़ नॉट ए हार्ट अटैक, स्ट्रोक इज़ ब्रेन अटैक। अभी जैसा बताया गया कि स्ट्रोक या तो किसी नस के ब्लॉक होने से कि खून की सप्लाई नहीं जा पा रही, या दिमाग की नस फटने की वजह से हो रहा है, जिसे हम बड़ी आसान सी भाषा में लकवा, पक्षाघात, पैरालिसिस कहते हैं। जहाँ तक हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो एक कॉमन सा निमोनिक है जो हम एडवाइस लोगों की में प्रोपोगेट करते हैं, दैट इज़ फास्ट। फास्ट मीन्स F stands for facial deviation, A stands for arm weakness, S is speech disability, speech में किसी तरह की disability होना, and T stands for time। किसी भी तरह की जो स्ट्रोक का इवेंट होता है वो ये फास्ट के निमोनिक के द्वारा 60% ऑफ द टाइम हम स्ट्रोक को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है स्ट्रोक के लिए वो सडननेस, अचानक किसी सिम्टम का नेगेटिव हो जाना। मीन्स अचानक मैं हाथ उठा पा रहा था, अब नहीं उठा पा रहा हूँ। मैं अचानक बोल पा रहा था, अब नहीं बोल पा रहा हूँ। जैसा डॉक्टर तारिक ने कहा कि स्ट्रोक एक ब्रेन अटैक है, पहली बात ये समझने की कोशिश करें। दूसरी, उन्होंने एक जो फास्ट, जो एक शॉर्ट टर्म बताया, उनके बारे में सिम्टम जैसा हमने पूछा डॉक्टर साहब से, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया फेस में कुछ हो जाना, आम आपका हाथ ना उठ पाना, स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो पाना, और आगे टाइम के बारे में इस क्वेश्चन में बात करेंगे। सो डॉक्टर साहब, लेट अस से किसी को स्ट्रोक हो जाता है या उसके जो रिलेटिव्स हैं साथ में, वो भी हैं, घर में हैं, सो सबसे पहले क्या करना चाहिए जैसे ये सिम्टम्स आएँ? और मैंने बहुत बार ये सुना है कि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक जब हो, तो आप प्लीज़ आज हमारे जो सुनने वाले हैं उनको बताइए कि सबसे पहले करना क्या चाहिए इमीडिएटली, और क्यों वक्त इतना ज़रूरी है और उसकी क्या अहमियत है? बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं कि वक्त मत गवाइए। जब भी आपको स्ट्रोक के सिम्टम लगे तो इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचिए। हॉस्पिटल जो स्ट्रोक रेडी सेंटर है, जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं टेक्निकल वर्ड में, जब खून की सप्लाई बंद होती है तो ये कोशिकाएं पहले सोती हैं, मतलब हाइबरनेशन में जाती है, और फिर जैसे जैसे और खून नहीं मिलता, खाना नहीं मिल पाता, इनको पोषण नहीं मिल पाती, तो ये डेड हो जाती है, जिसे हम इन्फार्क्ट कहते हैं। अगर हम इस पीरियड में, जब उसका डैमेज इनिशिएट हुआ है और वो डेड नहीं हुई, उससे पहले हम अगर खून की सप्लाई वापस इनिशिएट कर दें तो वो न्यूरॉन्स रिवाइव हो जाते हैं, वो वापस वायबल हो जाते हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनमें फंक्शनैलिटी आ जाती है।
तो जैसे जैसे मिनट पास होते जाते हैं, एक मिनट के एक स्टैटिस्टिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है, जो कि हर मिनट 19 मिलियन न्यूरॉन्स का डैमेज हो रहा होता है जब स्ट्रोक होता है। तो हम जितनी जल्दी स्ट्रोक का उपचार शुरू करेंगे उतने ज़्यादा हम ब्रेन की कोशिकाओं को या न्यूरॉन्स को बचा पाएंगे। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कमेंट वाली, कि स्ट्रोक जो न्यूरॉन्स होते हैं, हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं, ये वंस इन ए लाइफ टाइम है, ये रीजनरेट नहीं करती। ये एक बार ज़िंदगी में न्यूरॉन मिली, वो वापस नहीं आता। जिस तरह स्किन वापस रीजनरेट कर जाता है, लिवर के सेल्स वापस रीजनरेट कर जाते हैं, न्यूरॉन वंस इन ए लाइफ टाइम मिलता है। डॉक्टर तारिक साहब ने बहुत क्लियरली बताया कि वक्त की कितनी अहमियत है जब किसी को ये सिम्टम्स आएँ, जो डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियरली बताए। और उन्होंने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई जो कभी मुझे भी पता नहीं थी, कि न्यूरॉन्स एक बार जो हों तो वो फिर से दोबारा नहीं मिलते और इतनी जल्दी वो मरते हैं। तो जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंच सकें और स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पहुंच सकें, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो डॉक्टर साहब आगे बताइए, अब इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट की बात करेंगे, उसकी क्या रोल है। एक बार एक पेशेंट अब हॉस्पिटल पहुँच गया जिसको स्ट्रोक है, और लेट अस से वो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पहुँचा, जिसके बारे में आगे बात करूँगा। तो अब उसके साथ क्या किया जाता है हॉस्पिटल में? जी, सबसे पहली जो चीज़ है, वो कोई भी इमरजेंसी में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ABC, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ये देखा जाए कि ये इंटैक्ट है कि नहीं। उसके बाद जैसे ही क्लिनिकल डायग्नोसिस बनता है कि ये स्ट्रोक है, तो इमीडिएटली सेकंड जो चीज़ ज़रूरत होती है वो एक CT स्कैन या MRI स्कैन की होती है, जो ये आइडेंटिफाई करे कि ये खून फटने, ब्रेन हेमरेज तो नहीं, या खून के बंद होने से स्ट्रोक तो नहीं, क्योंकि दोनों में जैसे बताया गया कि इलाज बिल्कुल अलग है। अगर ये इस्कीमिक स्ट्रोक है, जो सबसे पहला ये होता है कि हमें किसी भी तरह वो नस को खोलना है जो ब्लॉक है। अब 1996 में पहली बार एक दवा का स्ट्रोक एसोसिएशन ने गाइडलाइन दी कि दवा यूज़ होनी चाहिए। ये दवा IV दी जाती है, कुछ पैरामीटर्स को देखते हुए 4.5 घंटे तक के अंदर ये दवा दी जाती है, जिससे स्ट्रोक के दौरान वो जो ब्लॉक है वो दवा डिज़ोल्व कर देता है। लेकिन हमने पाया कि जो बड़े स्ट्रोक्स हैं, बड़ी नसों के स्ट्रोक, बड़ी नस के मीन्स बड़े मेजर वेसल्स ब्लॉक हैं, उनमें ये दवा पूरे हद तक काम नहीं कर पाती। अगर मेजर नस का ब्लॉकेज है तो इस तरह के स्ट्रोक का ट्रीटमेंट जो है वो कैथ लैब, एक कैथ लैब की न्यूरो कैथ लैब होती है जिसे DSA लैब कहते हैं, वहाँ इमीडिएटली कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा, जिस प्रोसीजर्स होते हैं जिनके द्वारा वो क्लॉट को खोला जाए। वो एसेंशियल है, क्लास 1 लेवल ऑफ एविडेंस A, मीन्स अटमोस्ट हाईएस्ट गाइडलाइन है कि ये होना ही चाहिए। इसमें हमने पाया है कि हम 90% ऑफ द टाइम स्ट्रोक जो ब्लॉक्ड वेसल है उसको खोल पाते हैं और मरीज़ काफ़ी अच्छी रिकवरी शो करते हैं। और जो नस फट जाती है वो वाला स्ट्रोक हो तो उसमें क्या करते हैं? उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ से लीकेज हुआ, कहाँ से ब्लीडिंग हुई। अब इसमें भी बहुत तरह के स्ट्रोक्स हैं। एक हेमरेजिक स्ट्रोक है, हेमरेजिक में हाइपरटेंसिव ब्लीड है। सो जो सबसे बड़ा जो इसमें प्रोपोर्शन है वो हाइपरटेंसिव ब्लीड का है, जिसमें सिर्फ ब्लड प्रेशर का एडिक्वेट कंट्रोल वो मैनेज कर लेता है आगे का ट्रीटमेंट। इसके अलावा जो दूसरे तरह की ब्लीड हैं जिनको सबएरेक्नॉइड और लोबार ब्लीड कहा जाता है, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये CT स्कैन होता है तभी हमें समझ में आता है। तो इनके आइडेंटिफाई के बाद हम उसका कारण ढूंढते हैं कि कहीं वेसल की लीकेज है, वो भी एंजियोग्राफी के द्वारा, ब्रेन की एंजियोग्राफी के द्वारा होती है, और उनको हम रिपेयर करते हैं उसी एंजियोग्राफी की प्रक्रिया के द्वारा अंदर जाके उसको रिपेयर करते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। जैसा आपने सुना डॉक्टर तारिक ने जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस बताई, आज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आप सब लोगों ने सुनी। अगर आप डॉक्टर तारिक मातिन से कुछ और बातें करना चाहते हैं, उनसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो www.narayanahealth.org पे जाके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं। और जो ये QR कोड इस समय अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको डाउनलोड कीजिए, हमारा NH केयर ऐप, और उससे भी आप डॉक्टर तारिक के साथ बातें कर सकते हैं। अब हम थोड़ा कई लोगों के अंदर हमारे सोसाइटी में मिथ्स होती हैं, जो गलत धारणाएं होती हैं, और जो स्ट्रोक रेडी डॉक्टर साहब ने बात की उसके बारे में पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब,
स्ट्रोक से रिलेटेड बहुत सारी गलत धारणाएं हमारी सोसाइटी में होती हैं। हम चाहेंगे कि उन धारणाओं के बारे में और सही क्या है ये बताएं। और आपने ये स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल की जो बात की, ज़रा उसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए। सबसे पहली जो धारणा होती है वो स्ट्रोक इज़ हार्ट अटैक कहा जाता है। स्ट्रोक ब्रेन का अटैक जो सबसे पहली जो चीज़ है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो एक डिनायल की चीज़ होती है। ये हमने काफ़ी सारे मरीज़ों में देखा। नेगलेक्ट की चीज़ होती है कि स्ट्रोक के सिम्टम्स आने के बावजूद अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड क्लास लोग डिनाई करते हैं कि नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं, ये तो कुछ टेम्परेरी सिम्टम है जो हो रहे हैं और ये वापस ठीक हो जाएंगे। हाथ में झंझनाहट हो रही है, हाथ हम उठा नहीं पा रहे, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा, वी डोंट नीड टू सीक ए मेडिकल अटेंशन। इस बारे में मैं अपने सब श्रोताओं को एक बहुत ही अहम चीज़ बताना चाहूँगा कि एक मिनी स्ट्रोक एक चीज़ होती है जिसे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं। मतलब जो क्षण भर के लिए स्ट्रोक होता है और इमीडिएट रिकवर कर जाता है मरीज़। ये एक हमेशा बड़े आने वाले स्ट्रोक का वार्निंग साइन है। जब भी ये TIA मिनी स्ट्रोक होते हैं, इसका मतलब है कि आपको जो लाइफ है वो एक चांस दे रही है कि गो एंड सीक मेडिकल अटेंशन, मेडिकल केयर एंड ट्राई टू प्रिवेंट एक मेजर कैटास्ट्रोफी से। ये इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। इसके अलावा जो मिथ है, ये ख़ास करके हमने इस जो हमारी गुरुग्राम की हॉस्पिटल की लोकेशन है, इसमें हमने देखा कि मेरी उम्र तो 35 साल है, मेरी उम्र 30 साल है, मुझे स्ट्रोक कैसे हो सकता है? मैं 22 साल हूँ, मुझे कैसे स्ट्रोक हो सकता है? यंग स्ट्रोक आप बिलीव नहीं करेंगे, एक ऐसा डिज़ीज़ बर्डन है। क्योंकि हम जिस एरिया में ये गुरुग्राम हमारी यूनिट है, यहाँ बहुत से IT सेंटर्स, बहुत ऑफिसेज़ हैं। हमारे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एटलीस्ट महीने में 3 से 4 यंग स्ट्रोक जो 20 साल से लेके 30 साल के बीच के लोग हैं, जो डेस्क पे काम करते करते गिर गए एंड दे सफर्ड ए मेजर स्ट्रोक आते हैं। तो ये यंग स्ट्रोक में डिनायल जो है वो एक ऐसा नहीं, एज इज़ नॉट रिलेटेड। वी हैव सीन स्ट्रोक इवन इन चिल्ड्रन। देयर आर सर्टेन कंडीशंस वेयर इवन द चिल्ड्रन सफ़र स्ट्रोक। और यंग स्ट्रोक का इंसिडेंस काफ़ी इंक्रीज़ करता जा रहा है लाइफस्टाइल चेंजेस और बहुत सारी चीज़ों की वजह से। और जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, किस हॉस्पिटल को आप स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कहते हो? सर, स्ट्रोक एक मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच, मल्टी डायमेंशनल चीज़ है जहाँ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और हर स्टेक होल्डर का एक स्ट्रोक रेडी सेंटर में एक वाइटल और इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें स्ट्रोक, तो स्ट्रोक का ट्रांसफ़र कैसे होता है? या तो हमारे पास पेशेंट के अटेंडेंट लेके आते हैं या हमारे पास कॉल आती है और एम्बुलेंस जाती है। तो एम्बुलेंस जो यूनिट है, जो ट्रांसफ़र यूनिट है, दैट बिकम्स ए वेरी वाइटल। बिकॉज हम जिस शहर में रहते हैं, ट्रैफिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। हाउ द एम्बुलेंस ड्राइवर नेगोशिएट्स एंड reaches the patient and brings back the patient in time. Then comes the emergency, the ER room. ER room is the center of the stroke activity. एक वाइब्रेंट ER, एक एक्टिव ER बहुत ही ज़रूरी। इमरजेंसी ER मीन्स इमरजेंसी जो हमारा कक्ष है, वहाँ जैसे ही स्ट्रोक अलार्म रेज होता है, हमारे सब स्टेक होल्डर्स को वो अलर्ट कर देते हैं। तो एवरी वन ऑफ द स्ट्रोक स्टेक होल्डर्स दे आर एक्टिव। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो सेंटर आता है, जैसे हमने बताया कि एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, दैट इज़ CT स्कैन और MRI होना बहुत ज़रूरी है। एक 24/7 गुड रेडियोलॉजिकल सर्विसेज होना बहुत आवश्यक है। न्यूरोलॉजी की सर्विसेज जो स्ट्रोक आइडेंटिफाई करके वो ड्रग इनिशिएट कर सके। इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी की सर्विसेज, अगर बड़ा स्ट्रोक इवॉल्व हो रहा है जहां हमें इस तरह के प्रोसीजर कैथ लैब में ले जाके करने हैं, उसके लिए टीम रेडी हो। एनेस्थीसिया की टीम, क्रिटिकल केयर की टीम, आफ्टर द स्ट्रोक हैज़ हैपेंड देन द रिहैबिलिटेशन टीम। सो एंड there are, in cases of an hemorrhagic stroke, the neurosurgical team, the neurosurgical OT staff. So it's a acute stroke center means a vibrant and a very robust neuroscience department.
दोस्तों, डॉक्टर तारिक ने जो बातें बताई, मिथ्स के बारे में कहा, फिर एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल के बारे में कहा, और आई थिंक मुझे ये बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि जो नारायणा के नॉर्थ रीजन में जो हमारे अस्पताल हैं वो सारे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स हैं, और डॉक्टर तारिक खुद चारों हॉस्पिटल्स जो हमारे हैं उनके लीड हैं और इंश्योर करते हैं कि एक स्ट्रोक अगर एक किसी को हो तो उनका इन अस्पतालों में इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, हमने कहा था कि हम 5 सवाल खाली पूछेंगे और 5 सवालों में लोगों की कुछ जानकारियाँ। जितने भी डॉक्टर से मैंने बात की, हमारा ये ऑलमोस्ट 10वां एपिसोड है, उन्होंने लाइफस्टाइल के बारे में बोला, उन्होंने सेडेंट्री लाइफस्टाइल की बात की, उन्होंने कहा कि हाउ इट इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग दी हेल्थ। सो मुझे बताइए कि क्या स्ट्रोक से भी लाइफस्टाइल का कुछ रिलेशनशिप है? अगर है तो वो क्या है? और थोड़ा सा पोस्ट स्ट्रोक अगर जिसका ट्रीटमेंट हो जाता है, उनकी लाइफ क्या ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाती है स्ट्रोक के बाद? इसके बारे में प्लीज़ आप बताइए। जब भी हम लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वो हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट अटैक की चीज़ है, या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ है जहाँ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पार्ट हैं, ओबेसिटी, इनएक्टिविटी, फिज़िकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, ये सब जो चीज़ें हैं ये सिमिलर सॉर्ट ऑफ रोल होता है। स्ट्रेस एग्जैक्टली। हमने जो यंग स्ट्रोक देखे उनमें स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप, इनफैक्ट लैक ऑफ स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट neglected aspect which has been never talked about in stroke. You think lack of sleep is one of the and अपनी रूटीन रिदम को चेंज करना और वेरिएबल ये होना, इट्स अगेन रिलेटेड, इट लीड्स टू बॉडी स्ट्रेस विच कैन लीड टू स्ट्रोक। और लाइफ बिकम्स नॉर्मल पोस्ट स्ट्रोक, या कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं या कैसे? न्यूरॉन, ब्रेन की कोशिकाएं वंस इन लाइफ टाइम होती, इसका मतलब दोबारा नहीं आ रही। तो नेचर ने न्यूरॉन्स के साथ तो एक छीन लिया कि उसको रीजनरेट करने की कैपेसिटी नहीं दी, लेकिन उसको कंपनसेट भी किया। वो कैसे कंपनसेट किया? उन्हें प्लास्टिसिटी दे दी। व्हाट इज़ प्लास्टिसिटी? मीन्स द सराउंडिंग न्यूरॉन्स, दे आर एबल टू फंक्शन इफ़ दे आर वायबल। अगर वो जिंदा बच गए, पड़ोसी जिंदा बच गए, तो दे आर एबल टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द डेड न्यूरॉन्स। और ये कैसे होता है? ये रिहैबिलिटेशन थेरेपी से होता है। ये स्पेसिफिक रिहैबिलिटेशन थेरेपी होती है और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ की पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सरसाइजेज से वो वायबल न्यूरॉन को ट्रेन किया जाता है कि जो डेड एरियाज़ हैं उनके फंक्शन को टेक ओवर किया जाए। और मैं आपको बड़े उसकी गर्व के साथ बताता हूँ, हमारे पास एक स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन जो यूनिट है हमारी, जो हमारे स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन चीफ हैं, they are doing excellent job. We have seen them working wonders, really wonders. क्या बात है। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम सब लोगों ने आज चर्चा की। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें डॉक्टर तारिक माती ने आज हमें बताई कि पहली बात तो सब जो फैमिली वाले में हैं उनको अवेयरनेस सिम्टम्स के बारे में, एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल नज़दीक में कौन है उसके बारे में, उसका फ़ोन नंबर या उसके एम्बुलेंस के बारे में, और फिर ये गलत धारणा ना होना कि यंग में हो सकता है कि ओल्ड में हो सकता है, स्ट्रोक कभी भी हो सकता है और ओल्ड लोग रिकवर नहीं कर सकते, ये भी एक जो गलत धारणा ये डॉक्टर साहब ने बताया। सो डॉक्टर साहब ने जनरली एक स्ट्रोक के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो कवर किए। उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा नारायणा हॉस्पिटल है वो मेरे ख्याल से सबसे लार्जेस्ट इस रीजन में न्यूरो इंटरवेंशन करते हैं और ये एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स हैं हमारे। हमें विश्वास है कि आज जो आकर आपने ये एपिसोड को सुना तो कुछ 5 क्वेश्चंस में आपके जितने भी डाउट्स थे ये सारे क्लियर हो गए होंगे। डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज बहुत सारी ऐसी कॉमन जो डाउट्स थे दिमाग में स्ट्रोक के बारे में वो आज आपने दूर किए। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। दोस्तों, प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, ये एपिसोड्स देखते रहिए लेट्स टॉक हेल्थ। अगली बार हम जनरल सर्जरी के डॉक्टर से, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कभी बात नहीं करते, हर्निया, पाइल्स, फिस्टुलाज, इनके बारे में और इनके कॉमन ट्रीटमेंट कैसे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको गुड हेल्थ एंड डॉक्टर तारिक मातिन साहब को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जवाब देने का। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच।
Experience the care of Narayana Health.